प्रिय विद्यार्थियों, भारत के भूगोल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। भारत भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि भारत का निर्माण विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं से हुआ है। ये जानने से पहले हमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले भूविज्ञान है क्या? भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की परपटी का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसका अध्ययन हम करते हैं। स्तरित शैल विज्ञान यानी शैल संस्तरों, जो चट्टाने हैं, उनकी जो लेयर्स हैं, उनकी प्राप्ति का जो क्रम है या उनकी मोटाई और उनका निर्माण किस आयु में हुआ है, उसका अध्ययन हम स्तरित शैल विज्ञान में करते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना, वलनों तथा भ्रंशों का और उनके निर्माण के साथ जुड़ी हुई विभिन्न आग्नेय गतिविधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और चूंकि भूवैज्ञानिक संरचनाओं का निर्माण होने के बाद जो धरातल के ऊपर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें धरातलीय लक्षण होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान हैं, उनके निर्माण और विकास का जो अध्ययन है वो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हम ये जानते हैं कि वेगनर के अनुसार प्राचीन समय में एक ही भूखंड यहां स्थित था जिसे पेंजिया कहा गया। इसका जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मध्य में ही एक महासागर स्थित था जिसे टेथीज महासागर कहा गया। हमें यह पता है कि भारत प्राचीनतम भूवैज्ञानिक संरचनाओं वाला देश है, यानी यहां पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं वो प्राचीनतम समय से लेकर आज नवीन समय तक की हैं। यह भूवैज्ञानिक समय के सभी युगों की भूवैज्ञानिक संरचनात्मक स्थितियां पाई जाती हैं, यानी सभी प्रकार की चट्टाने, खनिज तेल आदि यहां मिलते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को क्रेटोन कहा जाता है। क्रेटोन का मतलब है कि यह वो भूभाग होता है जो प्री कैम्ब्रियन युग के समय निर्मित हुआ हो और जिस पर बहुत समय से कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, प्रायद्वीप पठार वाला भाग है, हम ये जानते हैं कि ये बहुत पहले का बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं हुए। ये भी एक प्रकार का क्रेटोन है। ये एक तरह से बेस का काम करता है, इसे इंडियन बेसमेंट भी कहा जाता है। भारतीय क्रेटोन वेगनर के सुपर महाद्वीप पेंजिया का भाग रहा है, जो अब एक भिन्न प्लेट के रूप में स्थित है, जिसे हम इंडियन प्लेट के रूप नाम से जानते हैं। यह भारतीय जो प्लेट है, यह मेडागास्कर से करीब 90 मिलियन वर्ष पूर्व अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके परिणाम स्वरूप टेथीस सागर जो वहां स्थित था वो बंद हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेंजिया का विभंजन होता है और मेडागास्कर से भारतीय जो प्लेट है वो किस प्रकार से अलग होकर और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है। इसको आप देख सकते हैं यहां पे, ये जाकर, और ये टेथीस सागर है बीच में, ये इस प्रकार से यहां से टकराती है और हिमालय का निर्माण इसके अंदर होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। हिमालय के निर्माण होने के बाद यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलती हैं। हिमालय का निर्माण हम जानते हैं कि एक क्रम में हुआ है। सबसे पहले उत्तरी हिमालय, उसके बाद दक्षिण वाले जो भाग है हिमालय के, उनका निर्माण हुआ है। तो भिन्न भिन्न जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या भूवैज्ञानिक संरचनाओं के निर्माण के आधार पे हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। आप यदि देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे उत्तर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये जो सीमा रेखा है उत्तर में, ये इंडस सांगपो शेच्योर जोन के नाम से जानी जाती है। इंडस सांगपो शेच्योर जोन। इसके दक्षिण वाला ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं टेथियन हिमालय। टेथियन हिमालय, ये वाला भाग। इसके बाद जो सीमा रेखा है, इसको कहा जाता है साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम या साउथ तिब्बतन फोल्ड सिस्टम। आप इसमें यहां एक टेबल दी हुई है, इसमें नाम देख सकते हैं, साउथ तिब्बतन फोल्ड सिस्टम। इसके बाद हिमालय, मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहले महान हिमालय
या ग्रेटर हिमालय, ये वाले जो भाग हैं ये देखिए यहाँ पे, और पूर्व की तरफ इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। सबसे पहली जो चट्टानें हैं उनका निर्माण यहाँ हुआ है, और मुख्य रूप से यहाँ पे ऊपरी प्रेटरोजोइक से लेकर और निचले पैलियोजोइक समय, जो मध्यजीवी समय पुराजीवी समय है, उन चट्टानों का यहाँ विस्तार हमें देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से एम्फीबोलाइट मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, ग्रेनाइट हैं और ऑर्थोनीस चट्टानें देखने को मिलती हैं। इस महान हिमालय का जो दक्षिणी सीमा रेखा है, इसे हम कहते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट या एमसीटी। शॉर्ट में हम कहते हैं इसे एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, या मुख्य मध्य भ्रंश भी इसे कहा जाता है। ये देखिए आप, ये वाली जो सीमा रेखा है महान हिमालय के दक्षिण वाली, इसको हम कहते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके दक्षिण वाला जो भाग है, जो येलो कलर में हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम कहते हैं लेसर हिमालय या मध्य हिमालय इसको कहते हैं हम। और मध्य हिमालय में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं? या तो कायांतरित चट्टानें मिलेंगी या सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें हमें यहां मिलती हैं, मुख्य रूप से सिस्ट, फिलाइट, क्वार्टजाइट और मार्बल। इसके अलावा डोलोस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सैल, ये चट्टानें इस मध्य हिमालय वाले भाग में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ही मध्य हिमालय से दक्षिण की तरफ हम आते हैं तो वहां पे एक और सीमा रेखा है जिसे हम कहते हैं मैन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी, मैन बाउंड्री, मुख्य सीमा भ्रंश इसे कहा जाता है। यानी ये लेसर हिमालय और सब हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके दक्षिण में सब हिमालय है जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, और उसका मुख्य रूप से निर्माण जो है वो मियोसीन और प्लाइसीन समय में हुआ है, और ज्यादातर सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें जमाव के कारण यहां निर्मित हुई हैं शिवालिक के अंदर। और इसकी जो दक्षिणी बाउंड्री है, यहां आपको जो दक्षिणतम बाउंड्री जो दिख रही है उसे हम कहते हैं एमएफटी या मैन फ्रंटल थ्रस्ट, एमएफटी। आप इस नीचे वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं तिब्बतीन हिमालय, फिर डिटैचमेंट जो जोन है, फिर ये जो है टेथिन हिमालय है, एमसीटी, फिर आपका मध्य हिमालय, शिवालिक और फिर एमएफटी, ये इसमें भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं हिमालय की, वो सीमा रेखाओं द्वारा अलग अलग की हुई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का जो वर्तमान भौतिक स्वरूप हमारे सामने है वह विशाल शैल समूह का ही परिणाम है। भारत के विभिन्न विभागों का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास में हुआ है, लेकिन भारत मुख्य रूप से 3 भूवैज्ञानिक इकाइयों में विभाजित हुआ है। एक प्रायद्वीपीय पठार, ये जो ग्रीन है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हिमालय ऊपर जो है हिमालय, और बीच में सिंधु गंगा के जो मैदान है ये बीच वाला भाग है। हम ये जानते हैं कि सिंधु गंगा का जो मैदान है उसका निर्माण बहुत ही रिसेंट हुआ है, नवीन समय में हुआ है, तो वहां पे उसका जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो बहुत सरल है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। हम ये जानते हैं कि ये एग्रेडेशनल प्लेन है, यानी जमाव से बना हुआ है, और हिमालय से जो नदियां अपने साथ मृदा लेके आई उनके जमाव से इसका सामान्य तौर पे निर्माण हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है और हिमालय का जो भाग है, ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इनमें क्या विभिन्नता पाई जाती है उसको यदि हम देखें तो स्तरित शैल विज्ञान के आधार पे इनमें विभिन्नता देख सकते हैं, भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पे और भू आकृति के आधार पे प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। स्तरित शैल विज्ञान के आधार पे इनमें क्या भिन्नता है, आप देखेंगे कि प्रायद्वीप पठार वाला जो भाग है वो कैम्ब्रिया कल्प से आज तक पृथ्वी का एक भाग, एक स्थल खंड के रूप में रहा है। केवल इसके तटीय जो क्षेत्र हैं वो कुछ समय के लिए समुद्र में डूबे थे, अन्यथा ये हमेशा से स्थिर रहा है। कैम्ब्रियन कल्प के बाद इसके आंतरिक भागों में समुद्री निक्षेपों का जमाव भी हमें यहां देखने को मिलता है। इसके विपरीत हिमालय की यदि आप बात करें तो कैम्ब्रियन कल्प से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी ऐतिहासिक जो अवधि रही है, हिमालय पूरी तरह से जलमग्न रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैथिस सागर था। कैम्ब्रियन कल्प से आज तक यह भूभाग लगातार हो रहे समुद्री निक्षेपों से भी ढका रहा है।
तो ये एक बड़ा बदलाव हमें यहाँ देखने को मिलता है दोनों में। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पृथ्वी की क्रस्ट का स्थिर भाग रहा है। इसमें बहुत ज्यादा हम देखेंगे कि बदलाव नहीं हुए, कोई टेक्टोनिक इवेंट्स इतने ज्यादा नहीं हुए, जहां चट्टानों का क्षैतिज जमाव पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार पर पार्श्वीय क्षेपों और पर्वत निर्माणकारी बलों का कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसका मूल आधार जो है वो प्रभावित नहीं हुआ है। इसी प्रकार से प्रायद्वीप जो हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का भाग है उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर संचलों का थोड़ा प्रभाव पड़ा है, देखने को मिला है। इसके विपरीत हिमालय जो है प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में उत्तरी पर्वत कमजोर और लचीले हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर वलन और विरूपण की जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, और यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें जो हैं वो भी लचीली हमें देखने को मिलती हैं। वलनों, भ्रंशों और क्षेप तलों के विकास में संपीड़क और पर्वत निर्माणकारी बलों की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू आकृति की दृष्टि से यदि आप देखें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उस पर अधिकतर अवशिष्ट पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ नदी घाटियां कम गहरी हैं यानी उथली हैं और मंद ढाल वाली हैं। इसके विपरीत हिमालय विवर्तनिक पर्वत हैं, टेक्टोनिक माउंटेन है। इसकी नदियां युवावस्था के लक्षणों से युक्त तीव्र गति से बहने वाली हैं, उनके ढाल हैं वो भी तीव्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बदलाव जो है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में जो भिन्नता है वो हमें देखने को मिलती है। मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो बहुत ही पुराना स्थिर भूभाग या स्थलखंड रहा है, क्योंकि वो इंडियन प्लेट है जो पेंजिया का भाग रही, बाद में इसमें संचलन हुआ है, और हिमालय है वो नए निर्मित पर्वत हैं। अब आप देखिए, हम किसी भी स्थान की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे देखते हैं। तो यदि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना है उसको हम देखें तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम स्केल है उसका अध्ययन और भारतीय जो भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन है उसका यदि कंपैरिजन करें, उसकी तुलना करें, तो ये टेबल है वो इसकी तुलना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना या भूविज्ञान के इतिहास को हम महाकल्पों में विभाजित करते हैं समय के आधार पे, और 4 महाकल्प हम देखते हैं। सबसे पुराना प्राक कैम्ब्रियन जो 57 करोड़ वर्ष से भी प्राचीन है। उसके बाद का जो समय था उसे हमने कहा पुराजीवी, जो 24.5 से 57 करोड़ वर्ष के मध्य का समय है। उसके बाद मध्यजीवी काल था या कल महाकल्प था जो 24 करोड़ वर्ष से लेकर और 6.6 करोड़ वर्ष के मध्य का समय है। और सबसे नया जो महाकल्प है उसे हम कहते हैं नूतन जीवी सेनोजोइक, जो 6.6 करोड़ से लेकर आज तक का जो समय है वो इसके अंदर समाहित किया गया है। इनको यदि कल्पों में विभाजित करें तो जो प्राक कैम्ब्रियन जो समय है वो आर्कियन और प्रोटोरोजोइक 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो सबसे पहला जो समय है उसे हम आर्कियन कहते हैं या आद्य काल कहते हैं, और उस समय की जो भारत में चट्टानें बनी वो आद्य महाकल्प के नाम से जानी जाती हैं। यानी भारतीय जो महाकल्प हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं। 4 महाकल्पों में हम हमारे भूवैज्ञानिक संरचना को विभाजित करते हैं। यानी आर्कियन समय का जो समय था वो आद्य शैल समूह के रूप में भारत में आज भी स्थित है, और प्रायद्वीप के बहुत से भाग हैं जहां आद्य शैल समूह है देखने को हमें मिलता है। इसके बाद का जो समय है प्रोटोरोजोइक, उसको हमारे यहाँ पे पुराण महाकल्प के नाम से जाना जाता है। और जो कालक्रम था विभिन्न शैल समूह का, उसमें आप देखेंगे कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहां की चट्टानें सबसे पहले बनी, फिर धारवाड़ समय की, फिर कडप्पा और फिर विंध्यन कालीन चट्टानों का निर्माण भारत में हुआ है। विस्तार से हम आगे देखेंगे। पुराजीवी जो समय था उसमें शुरुआत के अंदर बहुत से निक्षेप हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, और पुराजीवी का जो करीब करीब आधा भाग है यानी कार्बोनिफेरस के पहले का जो भाग है उसे भारत में द्राविड़ महाकल्प के नाम से जाना जाता है, द्रविड़ महाकल्प। और ये समय 40 से 57 करोड़ वर्ष के मध्य का समय है। बहुत ज्यादा बदलाव चट्टानों के रूप में यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कार्बोनिफेरस के बाद का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयले के निक्षेप इस समय के हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें गोंडवाना निक्षेप के नाम से जाना जाता है। जितना भी कोयला है, चाहे वो गोदावरी हो, महानदी हो, इन सभी नदी घाटियों में जो मिलता है वो इसी समय का है, गोंडवाना समय का।
और कश्मीर व स्पीति के निक्षेप हैं वो परमियन समय के हैं। फिर मध्यजीवी के समय भारत में दक्कन ट्रैप जो प्रायद्वीप पठार है उसमें महाराष्ट्र वाला जो भाग है वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण चट्टानों का जमाव हुआ, उन्हें दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जो तटीय भाग है वहां समुद्री निक्षेप हुए वो भी उसी समय के हैं। तृतीयक जो कल्प है उसके हम ये जानते हैं कि तृतीय कल्प में हिमालय की उत्पत्ति होने लगी थी, तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो यहाँ हुई, तटीय निक्षेप हुए। और चतुर्थक जो कल्प है उस समय भारत में जितने भी नवीन जलोढ़ों का, मरुस्थलों का और लेटराइट का निर्माण हुआ है, ये जो समय है यानी कार्बोनिफेरस से लेकर और आज तक जो भी भूवैज्ञानिक संरचनाएं हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो भारत में आर्य महाकल्प के रूप में जानी जाती हैं। तो इस टेबल से यानी एक प्रकार से भूवैज्ञानिक समय सारणी है, इससे हम भारतीय जो चट्टानों का निर्माण है उसको क्रम से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो भारत में आद्य महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं, फिर पुराण महाकल्प की, फिर द्रविड़ महाकल्प की और फिर आर्य महाकल्प की चट्टानें हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी क्रम को यदि आगे बढ़ाएं तो भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो विभाग है भारत के शैल समूहों को 4 वर्गों में विभाजित करता है, जैसा मैंने बता दिया है, आद्य महाकल्पीय, पुराण महाकल्पीय, द्राविड़ महाकल्पीय और आर्य महाकल्पीय। भारत के महत्वपूर्ण शैल समूह निम्न है। सबसे पहले आद्य शैल समूह धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना शैल समूह है, दक्कन, तृतीय और चतुर्थ, और इसी क्रम में ये हमें इनके जमाव देखने को मिलते हैं। इस मानचित्र से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आर्कियन है आद्य, फिर आप देखेंगे तो इसमें विंध्यन, दक्कन, एलुवियल और मेसोजोइक अलग अलग प्रकार से इसमें दिखाए गए हैं। इनको विस्तार से आगे दिखाया गया है। जो आद्य शैल समूह है, जो सबसे पुरानी चट्टानें भारत में मिलती हैं, मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार पे मिलती हैं। ये पृथ्वी की सबसे पहले बनी चट्टानें सम्मिलित हैं इसमें। प्रायद्वीप पर ये चट्टानें मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व राजस्थान में पाई जाती हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से नीस और ग्रेनाइट हैं। मुख्य रूप से इनमें जीवाश्म के कोई चिन्ह नहीं मिलते क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आद्य शैल हिमालय में भी पाई जाती है, कुछ स्थानों पर हिमालय में भी पाई जाती हैं। ये यहाँ देखिए मेघालय में भी आद्य शैल पाई जाती हैं क्योंकि मेघालय वाला जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ये अलग नहीं है इससे, प्रायद्वीपीय पठार से। फिर आती है धारवाड़ समय की शैल समूह। ये धारवाड़ समय की अलग अलग छितराए हुए रूप में हमें मिलती हैं। ये कर्नाटक वाला भाग है, ये छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान के, गुजरात के कुछ भाग हैं। ये ऐसा कहा गया है कि धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें वो सबसे पहले बनी अवसादी शैलें हैं। आज ये कायांतरित रूप में मिलती हैं, इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई हैं। मेघालय में भी ये मिलती हैं यहाँ पे। ये मध्य और उत्तरी हिमालय में भी पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तरी हिमालय में ये मिलती हैं। सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट और कॉन्ग्लोमरेट इस वर्ग की प्रमुख चट्टानें। इस शैल समूह में सोना, मैंगनीज, लोहा, क्रोमियम, तांबा, यूरेनियम, थोरियम और अब्रक जैसे खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शैल समूह है धारवाड़। ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट जैसी चट्टानों के रूप में यहाँ भवन निर्माण सामग्री भी पाई जाती है। इसके बाद कडप्पा शैल समूह है, कुछ क्षेत्रों में ये मिलता है। कडप्पा शैल समूह की चट्टानें राजस्थान, ये देखिए, मध्य प्रदेश के भागों में और छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं। इन चट्टानों में लोहे, मैग्नीज, स्लेट और संगमरमर पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर व क्वार्टजाइट आदि इसकी प्रमुख चट्टानें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद विंध्यन शैल समूह है। इसका नामकरण जो है विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम से हुआ है। विंध्यन शैल समूह कडप्पा की चट्टानों पर बिछी हुई पाई जाएंगी आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और राजस्थान के विशाल क्षेत्रों में इनका विस्तार है। इस शैल समूह में भवन निर्माण के लिए उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल और स्लेट नामक चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद द्रविड़ महाकल्प शुरू हो जाता है और द्रविड़ महाकल्प में प्रायद्वीपीय पठार समुद्र तल से ऊपर था, अतः इस शैल समूह की चट्टानें यहाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हिमालय में निरंतर क्रम में मिलती हैं। ऊपरी कार्बनी कल्प में, जो कार्बोनिफेरस का जो समय मैंने बताया था, उस समय क्या होता है
प्रायद्वीप को पर्वतीय संचलों के आघात सहने पड़े। इनका परिणाम यह हुआ कि द्रोणी की आकृति के गर्तों का निर्माण हो गया। इन गर्तों में असंख्य स्थलीय पौधे तथा जीव जंतु थे। ये कालांतर में दब गए और इनसे भारत के कोयला निक्षेपों का निर्माण हुआ। यानी कोयला जो है वो इस प्रकार से निर्मित हुआ है और इन्हें गोंडवाना शैल समूह कहा जाता है। इनमें कोयले के निक्षेप हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ये शैल समूह प्रायद्वीप की दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में विस्तीर्ण है, यानी विस्तृत हैं, मिलते हैं। पुराजीव महाकल्प से लेकर तृतीय कल्प से संबंधित समुद्री अवसादी चट्टानें कश्मीर से सिक्किम तक फैले मध्य हिमालयी अक्ष के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। ये शैल समूह प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से स्थान हैं? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत वाले जो भाग हैं वहां। मध्य जीव महाकल्प का जो समय था उसके अंत में क्या हुआ है? ज्वालामुखियों से व्यापक स्तर पर लावा फूट निकला। लावा के इस प्रवाह ने महाराष्ट्र के विशाल क्षेत्रों और दक्कन के अन्य भागों को लगभग पूरी तरह ढक लिया, जिसके कारण लावा प्रवाह हुआ और डकन ट्रेप के नाम से यह लावा प्रवाह विख्यात है। ये महाराष्ट्र के मुख्य भाग हैं जहां ये देखने को मिलता है। लावा के प्रवाहों के बीच में जीवाश्म युक्त अवसादी परतें पाई जाती हैं। यह इस बात को पुष्ट करती हैं कि लावा प्रवाहों में निरंतरता नहीं थी। ज्वालामुखी की हलचलों से दो प्रमुख घटनाएं यहाँ घटती हैं। एक तो गोंडवाना लैंड का विघटन होता है और टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति इस समय होती है। तृतीय कल्प की जो चट्टानें हैं वो अधिकतर हिमालय में पाई जाती हैं। प्रायद्वीप में गुजरात, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। तृतीय कल्प के शैल समूह में ज्यादातर भूरा कोयला, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर मिलते हैं। बाह्य हिमालय में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के असंख्य जीवाश्म भी इनमें पाए जाते हैं, जो तृतीय कल्प की चट्टानें हैं। और चतुर्थ कल्प जो सबसे बाद में निर्मित जो चट्टानें हैं, ये शेडेड जो एरिया है, मुख्य रूप से तटीय भाग जहां मैदानी भाग है वहां इस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। चतुर्थ कल्प के जो प्रमुख शैल समूह हैं वो कौन कौन से हैं? कश्मीर में हिमयुग के निक्षेप जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत में जलोढ़ मैदानों की उत्पत्ति, राजस्थान मरुस्थल का निर्माण और कच्छकारण और प्रायद्वीप में लेटराइट की उत्पत्ति तथा रेगड मृदा का जो निर्माण है, ये सारा का सारा जो है वो चतुर्थ कल्प में हुआ है, यानी अंतिम समय में जो रिसेंट है, नवीन है, उस समय इनका निर्माण हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल एक क्रम से हमने देखा है कि भारत की जो जियोलॉजी है, यानी जो भूवैज्ञानिक संरचना है, वो निर्मित किस प्रकार से हुई है। और आज हम देखते हैं कि भारत ऐसा देश है जहां सभी प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। ये जो वीडियो है इसमें आपको भारत की जियोलॉजी से संबंधित या भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मानचित्रों की सहायता से दी गई हैं। आप इसको देखें, पढ़ने की कोशिश करें। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ध्यान रखें आप। धन्यवाद।